हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही अच्छे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और आज भी आपके प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आयोग के द्वारा बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आज आपका पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता उपरांत कौन सी रियासत यथावत समझौते का पक्षधर थी। स्वतंत्रता के बाद कौन सी रियासत थी जो चाहती थी कि यथावत समझौता रहे, यानी कि वो अपने अस्तित्व को बनाए रखे, स्वतंत्र रूप से रहना चाहती थी। पहला ऑप्शन देखिए जूनागढ़, दूसरा हैदराबाद, तीसरा जम्मू कश्मीर और चौथा है पेप्सू। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। शानदार प्रश्न है, आयोग का पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, हैदराबाद रियासत स्वतंत्रता उपरांत अपने आप को यथावत बनाए रखना चाहती थी। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए बच्चा लोग, जम्मू कश्मीर समस्या को भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भेजने को कब तैयार हुई थी। जम्मू कश्मीर समस्या को भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भेजने के लिए कब तैयार हुई थी, आपको ये बताना है। पहला है 1 जनवरी 1948, दूसरा है 30 नवंबर 1948, चौथा है 30 नवंबर 1947 और आपका चौथा ऑप्शन है 30 दिसंबर 1948। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है कि भारत सरकार जो है जम्मू कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भेजने के लिए कब तैयार हुई थी। आपके सामने ऑप्शन है, आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे क्या है जो सही हो जाएगा। आपका जो सत्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 जनवरी 1948, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। 1 जनवरी 1948 को ये जो है निर्णय भारत सरकार ने लिया कि हम अपने मैटर को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भेजेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भूमि हदबंदी कानून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लागू हुआ। भूमि हदबंदी कानून आप लोगों को पढ़ाई हूँ मैं इकोनॉमी में, हदबंदी चकबंदी सब कुछ पढ़ाया है मैंने। हदबंदी का मतलब कि अधिकतम कितना कोई रख सकता है, उसके हद को निर्धारित कर देना। तो आपको बताना है भूमि हदबंदी कानून सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लागू हुआ। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल। फटाफट देंगे बच्चा लोग जवाब, कौन से राज्य में सबसे पहली बार भूमि हदबंदी लागू हुआ था। तो आपको जान करके आश्चर्य होगा, वो पहला राज्य था जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत पर कब हस्ताक्षर हुआ। भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, आपको ये बताना है। पहला है 1955 ईस्वी, दूसरा है 1957 ईस्वी, तीसरा है 1954 ईस्वी और चौथा है 1956 ईस्वी। फटाफट दीजिएगा जवाब, आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है, 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर हुआ था। 1954 ईस्वी, याद रखिएगा 1954 ईस्वी। भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। कह रहा है 16 अप्रैल 1951, दूसरा कह रहा है 18 अप्रैल 1951, तीसरा कह रहा है 16 अप्रैल 1950 और चौथा कह रहा है 18 अप्रैल 1950। आपको बताना है भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब। तो याद रखेंगे बच्चा लोग 18 अप्रैल 1951 ईस्वी को हुआ था भारत में भूदान आंदोलन का शुरुआत, जिसको शुरू किया था विनोबा भावे ने। और कहाँ पे शुरू किया था विनोबा भावे ने, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। इसको रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। ये क्वेश्चन तो आप लोग गलत नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आप लोगों को इकोनॉमी में पंचवर्षीय योजना के दरमियान बताया था ये सारी चीज़ें। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय चतुर्थ पंचवर्षीय योजना या पंचम पंचवर्षीय योजना के तहत किसके तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर का इस्पात संयंत्र बनाया गया था। तो इसका उत्तर तो मेरे सभी बच्चों को पता है क्योंकि मैंने इसको इकोनॉमी में पढ़ाया है कि आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था ये कृषि पर आधारित था, कृषि को बढ़ावा देने के लिए था। लेकिन जो द्वितीय था ये भारी उद्योगों के लिए था और इसी दरमियान राउरकेला,
दुर्गापुर और आपके भिलाई में इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। बोकारो में जो स्थापित हुआ था वो तृतीय में हुआ था। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाई हूँ। अगला प्रश्न देखिए, कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? कामराज योजना का क्या उद्देश्य था? पहला ऑप्शन है कांग्रेस के संगठन के सुधार से, दूसरा है शिक्षा सुधार से, तीसरा है प्रशासनिक सुधार से और चौथा है कम्युनिस्ट संगठनिक सुधार से। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको देना है जवाब। कामराज योजना का उद्देश्य क्या था? चलिए बच्चा लोग दीजिएगा जवाब। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर बताना है। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? तो याद रखिएगा, कांग्रेस के संगठन के सुधार से जुड़ा हुआ था कि कामराज योजना का उद्देश्य कांग्रेस के संगठन के सुधार से था। अगला देखिए, समाजवादी नीति कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? समाजवादी नीति कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था? 1938 ईस्वी हरिपुरा, 1955 ईस्वी आवाड़ी या 1959 ईस्वी नागपुर या 1925 ईस्वी कानपुर। आपको बताना है कि कौन से अधिवेशन में समाजवादी नीति कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया था। तो जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, 1955 ईस्वी जो आवाड़ी में हुआ था, यहीं पर समाजवादी नीति कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, किस विवाद में संविधान की उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार किया गया? कौन सा विवाद है? देखिए ये आपके पॉलिटी का भी है और हिस्ट्री का भी है। कौन से विवाद में उद्देशिका को संविधान का भाग स्वीकार किया गया था, आपको ये बताना है। आपके सामने है ऑप्शन, पहला है गोलकनाथवाद, दूसरा है केशवानंद भारतीवाद, तीसरा है मिनर्वा मिल्सवाद और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए दीजिएगा जवाब। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आप लोगों को इसका उत्तर पता होना चाहिए। पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कौन से वाद में संविधान का हिस्सा उद्देशिका को बताया गया था। केशवानंद भारती विवाद में उद्देशिका को संविधान का भाग बताया गया था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। भारत में जनसंघ के अध्यक्ष कौन थे? भारत में जनसंघ के अध्यक्ष कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी या आपके मोनी चंद्र शर्मा या AB दोनों या डॉक्टर हेडगेवार? फटाफट उत्तर दीजिएगा, आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है कि भारत में जनसंघ के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दोनों लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी और आपके मौनी चंद्र शर्मा भी, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। भारत जनसंघ के अध्यक्ष। अगला देखिए, भारत में किस लोकसभा अध्यक्ष पर महाभियोग लगाया गया था? भारत में किस लोकसभा अध्यक्ष पर महाभियोग चलाया गया था? आपके सामने है ऑप्शन, GV मावलंकर, श्रीनिवास शास्त्री या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। फटाफट उत्तर देंगे बच्चा लोग। ये क्वेश्चन भी आपके लिए शानदार है। इसमें से कौन से लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर हैं जिन पर महाभियोग चलाया गया था? और आप सभी को पता होना चाहिए, आयोग का पूछा हुआ प्रश्न है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, GV मावलंकर, इन्हीं के ऊपर महाभियोग चलाया गया था। पोट्टी श्री रामलू की प्रसिद्धि किस रूप में थी? जो पोट्टी श्री रामलू है इनकी प्रसिद्धि किस रूप में थी, आपको वो बताना है। आपके सामने है ऑप्शन, कांग्रेसी नेता के रूप में, साम्यवादी नेता के रूप में, भाषाई आंदोलन से संबंधित नेता के रूप में या उपरोक्त सभी के रूप में। फटाफट उत्तर दीजिएगा, आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप लोगों को इसका जवाब देना है। पोट्टी श्री रामलू को किस लिए प्रसिद्धि मिली थी? तो याद रखिएगा, भाषाई आंदोलन से संबंधित नेता थे। इन्होंने ही अनशन करके अपनी जान दे दी थी कि जो आपका आंध्र प्रदेश है इसको भाषा के आधार पे अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। और अनशन पे बैठने के बाद इनकी मृत्यु हो गई और फिर बहुत ज़्यादा दंगा हुआ और सरकार को मजबूर होकर के पहला राज्य जो कि आपका भाषा के आधार पे गठित हुआ वो था आंध्र प्रदेश। इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है पोट्टी श्री रामलू। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? इसका उत्तर तो मैंने आपको बता दिया। पोट्टी श्री रामलू के अनशन के बाद सरकार को मानने पर मजबूर हुआ और जो पहला राज्य बना जो भाषा के आधार पर बना वो आप सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश था। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है।
विश्व में सर्वप्रथम गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किसने किया? विश्व में सर्वप्रथम गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किसने किया था? पहला ऑप्शन है आपके सामने जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है टीटो, तीसरा है नासिर और चौथा है वीपी मेनन। बताएंगे बच्चा लोग आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। और ये भी आपके लिए शानदार प्रश्न है। विश्व में सर्वप्रथम गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग जिसने किया था वो है आपका ऑप्शन नंबर 4 बीपी मेनन। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। बीपी मेनन ने पहली बार गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया था। गांधी जी की हत्या किस तिथि को हुई थी? गांधी जी की हत्या किस तिथि को हुई थी आपको ये बताना है। पहला कह रहा है 30 मई 1947, दूसरा कह रहा है 31 मार्च 1947, तीसरा कह रहा है 30 जनवरी 1948, चौथा कह रहा है 31 जनवरी 1948। चलिए बच्चा लोग दीजिएगा जवाब आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे महात्मा गांधी की जो हत्या है ये नाथूराम गोडसे ने किया था 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही है। 30 जनवरी 1948 को ही उनकी हत्या हुई थी। अगला देखिए, भारतीय संविधान का प्रथम मसविदा तैयार किया गया था। भारतीय संविधान का जो प्रथम मसविदा था वो किसने तैयार किया था? VN राव ने, अंबेडकर ने, राजेंद्र प्रसाद ने या खेतान ने? ये प्रश्न भी आपका आयोग का पूछा हुआ है। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? भारतीय संविधान का प्रथम मसविदा तैयार किया था। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल सही है। VN राव ने भारतीय संविधान का प्रथम मसविदा तैयार किया था। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार सुनिश्चित किया गया। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार क्या सुनिश्चित किया गया था? आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब। पहला कह रहा है पुत्र पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी, दूसरा कह रहा है पुत्री पुत्र के समान बराबर की उत्तराधिकारी, तीसरा कह रहा है पुत्री पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी और चौथा कह रहा है पत्नी पूर्ण रूप से उत्तराधिकारी। आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब। और ये आपके लिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। 1956 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार सुनिश्चित किया गया कि पुत्र एवं पुत्री दोनों ही आपके उत्तराधिकारी के रूप में बराबर के हकदार हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। भारत में सहकारी खेती को कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रमुखता मिली थी? भारत में सहकारी जो है खेती को कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रमुखता मिली थी? 1948 ईस्वी के जयपुर में, 1955 ईस्वी के आवाड़ी में, 1959 ईस्वी के नागपुर में या 1964 ईस्वी के भुवनेश्वर में? फटाफट जवाब देंगे बच्चा लोग। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा है जो आपका सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है। 1959 ईस्वी नागपुर में जो अधिवेशन हुआ था इसी में सहकारी खेती को कांग्रेस के अधिवेशन में प्रमुखता मिली थी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। 1959 ईस्वी नागपुर। आप लोगों के लिए क्वेश्चन नए होंगे लेकिन आपको इनको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा? जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा? ये आयोग के द्वारा कई बार पूछा गया है। लघु उद्योगों को, दीर्घ उद्योगों को या कुटीर उद्योगों को या नदी घाटी परियोजनाओं को? आपके हिसाब से क्या सही हो जाएगा बच्चा लोग? फटाफट दीजिएगा जवाब। आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था नदी घाटी परियोजनाओं को जो नदी घाटी परियोजना होता है उसी को इन्होंने कहा कि ये भारत के मंदिर हैं। नदी घाटी परियोजनाओं के लिए ये जो मतलब बातें हैं ये उन्होंने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है। भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया? जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद? आपके हिसाब से क्या है उत्तर? बच्चा लोग दीजिएगा जवाब। और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? तो याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद ने भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रसाद ने विरोध किया था। भारत में नारी वाहिनी संगठन किस आंदोलन के समय गठित किया गया था? आज आप लोगों के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन काफ़ी नए हैं तो आप लोगों को कंसंट्रेट करके बातों को सुनना है। बताएंगे भारत में नारी वाहिनी संगठन किस आंदोलन के समय गठित किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, बरली आंदोलन या एक और मतलब 3 दोनों। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? दीजिएगा जवाब। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे कौन सा आंदोलन हो जाएगा।
तेभागा आंदोलन, आपने देखा था ना, जमींदारों को 50% ना दे के एक का तीसरा हिस्सा देने की बात कही थी। यही आपका टाइम है जब नारी वाहिनी संगठन का निर्माण हुआ था। गोवा को कब भारत में शामिल किया गया? गोवा को कब भारत में शामिल किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है 18 अक्टूबर 1961 ईस्वी, 19 दिसंबर 1961 ईस्वी, 18 नवंबर 1961 ईस्वी या 19 जनवरी 1960 ईस्वी। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? आप सभी को पता है कि सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, सबसे लास्ट में गए थे पुर्तगाली, और सबसे बाद में हमने उनसे गोवा को छीना था या अपने अंडर में लिया था। वो डेट कौन सा है बच्चा लोग? आपके हिसाब से क्या है जो सही है? तो याद रखेंगे 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को गोवा को हमने छुड़ाया था पुर्तगालियों से। आगे देखिए, भारत की स्वतंत्रता के बाद भी फ्रांस के अधीन निम्न में से कौन भारतीय क्षेत्र आते थे? भारत की स्वतंत्रता के बाद भी फ्रांस के अंडर में भी कुछ क्षेत्र थे और उसको भी हमने लगभग जो है 1954 में आज़ाद कराया था। वो कौन सा क्षेत्र था? पांडिचेरी, चंद्रनगर, माहे या उपरोक्त सभी? तो आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी, आयोग ने इसको विभिन्न एग्जामों में बार बार पूछा हुआ है। आप सभी को पता है कि पूर्वी तट पे आपके फ्रांसीसी सक्रिय थे, पश्चिमी तट पे आपके पांडिचेरी पश्चिमी तट पे आपके पुर्तगाली सक्रिय थे। आज़ादी के बाद भी ये लोग इन क्षेत्रों में अपना अधिकार बनाए हुए थे। 1954 तक हमने पांडिचेरी, आपका चंद्रनगर और माहे, इन सब को फ्रांसीसियों से आज़ाद करा लिया था और 1961 तक हमने गोवा वगैरह का क्षेत्र भी पुर्तगालियों से आज़ाद करा लिया था। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उपरोक्त सभी सही हो गए हैं। सर्वप्रथम चीन के किस प्रकाशन में भारत के कुछ राज्यों को चीन के भाग के रूप में दर्शाया गया था? आपको बताना है सर्वप्रथम चीन के किस प्रकाशन में भारत के कुछ राज्यों को चीन के भाग के रूप में दर्शित किया गया था। पहला है चाइना डेली, दूसरा है चाइना विक्टोरियल, तीसरा है बीजिंग टाइम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपके सामने है ऑप्शन, आपको बताना है सर्वप्रथम चीन के किस प्रकाशन में भारत के कुछ राज्यों को चीन के भाग के रूप में दर्शित किया गया था या दर्शाया गया था। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका कौन सा है जो सही हो जाएगा? चाइना विक्टोरियल जो है यही आपका सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिए, और आज आपका बढ़िया क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में भारत सरकार ने निम्न में से किन केंद्रीय मंत्रियों के त्यागपत्र दे दिया था? आपको बताना है नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में भारत सरकार के निम्न में से किन केंद्रीय मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया था। आपके सामने देखिए कूट है और ऑप्शन भी आपको बताना है वो कौन कौन से केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने नेहरू लियाकत समझौते के आधार पर त्यागपत्र दे दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके सामने देखिए दिया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, केसी नियोगी, जगजीवन राम, लियाकत अली। अब कूट में दिया है पहले में पहला दूसरा, दूसरे में पहला चौथा, तीसरे में दूसरा तीसरा चौथा और चौथे में है सभी। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? मुझे पता आपके लिए क्वेश्चंस नए हैं लेकिन महत्वपूर्ण है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? याद रखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और केसी नियोगी ने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया था नेहरू लियाकत समझौते के विरोध स्वरूप। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे बच्चा लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लियाकत अली और केसी नियोगी और आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उम्मीद है आपको ये नए प्रश्नों का संग्रह अच्छा लगा होगा। खूब मेहनत कीजिए, आप लोगों के लिए प्रश्न चुन चुन कर लाए जा रहे हैं ताकि आप लोगों की तैयारी में कोई कमी ना रहे, लेकिन आप लोग पीछे से रिवीजन भी करते रहे, अन्यथा हमारी मेहनत सार्थक नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चा लोग, खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई समस्या हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।